Hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we discussed about the Maratha Confederacy and Maratha rule. हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा था and अगर वो वीडियो आपको देखना है तो you can watch it on my I button. So in the last lecture as we have discussed that we have finished medieval history of the India. So we will move to the modern history now. So let's roll the video. हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री हम जो मेन टॉपिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है और कुछ इम्पोर्टेंट जो रेबिलियस लीडर होते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द point of the SSC, CGL and SSC, CHSL, we will discuss about these important rulers of the India. So let's start. तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन द मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव टू इम्पोर्टेंट लीडर that is Hyder Ali and the Tipu Sultan. So here is the picture of the Hyder Ali and here is the picture of the Tipu Sultan. So Hyder Ali has ruled from 1761 AD to 1782 AD and Tipu Sultan has ruled from 1782 to 1799 AD. तो हम इन दोनों रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन से हम इम्पोर्टेंट जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उनके बारे में भी देखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। सो लेट्स मूव टू द तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूलर फ्रॉम द मैसूर डायनेस्टी वाज हैदर अली। हैदर अली का जो पीरियड रहता है वो 1761 एडी से 1782 एडी तक रहता है। So let's discuss about the Hyder Ali territory and how he ruled. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैदर अली होता है वो एक स्मॉल सोल्जर होता है स्टार्टिंग में मैसूर की आर्मी में, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो हैदर अली होता है वो फौजदार बन जाता है डिंडीगुल में। डिंडीगुल जगह है मैसूर में, वहाँ पे डिंडीगुल का जो फौजदार है वो कुछ समय के बाद हैदर अली को बना दिया जाता है। और जो फ्रेंच होते हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में, उस टाइम फ्रेंच का दबदबा रहता है। जो फ्रेंच की एंट्री हो गई होती है इंडिया में तो फ्रेंच की सहायता से हैदर अली जो है वो डिंडीगल को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। बट क्या होता है कि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फ्रेंच की ब्रिटिशर्स से भी नहीं बनती थी, तो उनके वॉर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो देन आई विल गिव यू द लिंक ऑन द आई बटन, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। और तो फ्रेंच की सहायता से जो है वो डिंडीगुल को की टेरिटोरी और कुछ जो टेरिटोरी है वो हैदर अली के अधीन हो जाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि लेकिन ये बात होती है वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं वो हैदर अली पे अटैक कर देते हैं, मैसूर पे अटैक करते हैं यानी कि। तो इससे फर्स्ट एंग्लो मैसूर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1766 से 1769 एडी तक चलती है। फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या होता है कि फ्रेंच और जो मराठास और निज़ाम होते हैं वो हैदर अली का साथ देते हैं, और वो इन तीनों की सहायता से जो क्या करता है ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हरा देता है हैदर अली, और अपनी टेरिटरी को सीड नहीं होने देता है। और मद्रास में 1769 में ट्रीटी होती है ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच, जिसके ये बस में जो है वो एंग्लो मैसूर वार का अंत हो जाता है। देन वी विल मूव टू द सेकंड एंग्लो मैसूर वार। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार है उसका टाइम पीरियड रहता है 1782 से 1784। यहाँ पे 6 नहीं होगा। 1782 से 1784 एडी तक का जो पीरियड रहता है वो सेकंड एंग्लो मैसूर वार का रहता है। इसमें क्या होता है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है ब्रिटिशर्स की तरफ से रूलर, वो हैदर अली पे अटैक कर देता है
और जो फ्रेंच पोर्ट होता है, जो कि टेरिटरी होती है उस समय हैदर अली की, उसको सीड कर लिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। और उसी समय हैदर अली पे अटैक होता है। आयरकुट जो जनरल था ब्रिटिशर्स का, उस टाइम जो गवर्नर था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उसका जो जनरल होता है आयरकुट, उसके साथ हैदर अली की फाइट होती है, वॉर होती है इन दोनों के बीच में। और जो पोर्टोनोवो एक जगह है मैसूर में, वहाँ पे उस प्लेस पे जो है वो हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो इन 1781, दैट इज ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, 1781 एडी में हैदर अली की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे। सो लेट्स मूव। So here is the picture of the Tipu Sultan. Tipu Sultan was a very robust ruler. तो उसका जो पीरियड रहता है टीपू सुल्तान का, वो 1782 से 1799 एडी तक रहता है। तो टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ द हैदर अली। तो वो अपने फादर की डेथ के बाद, दैट इज ड्यूरिंग द सेकंड जो एंग्लो मैसूर वार हो रही होती है, उस दौरान वो 1782 एडी में गद्दी पे बैठता है और वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में ट्रीटी रहती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर, दैट वाज डन इन 1784 एडी। तो 1784 में जो ट्रीटी होती है मैंगलोर की, ट्रीटी के साथ जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है उसका अंत हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वार होती है उसका भी एंड रहता है। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जो पीरियड रहता है वो 1790 से लेकर 1792 80 तक रहता है। उस टाइम जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। सो उस टाइम हम सभी गवर्नर जनरल और वाइसराय को एक सीक्वेंस में देखेंगे और किस किस समय पे वो आते हैं उसके बारे में उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान अटैक करता है टीपू सुल्तान पे। और उस समय क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपने साथ मराठास को और निज़ाम्स को मिला लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो मराठा और निज़ाम्स होते हैं लास्ट उसमें कि जो हैदर अली होता है उसका साथ देते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। लेकिन वो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है उसमें वो ब्रिटिशर्स का अटैक के साथ मिल जाती हैं और टीपू सुल्तान पे अटैक कर देते हैं। तो इस तरह जो ये तीनों ताकतें मिलके टीपू सुल्तान को बुरी तरह से हरा देती हैं और उसकी जो मेन अप्रोक्सीमेटली जो 70% टेरिटोरी होती है वो ब्रिटिशर्स के अधीन चली जाती है। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है, इस तरह श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट द ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम वाज डिड इन 1792 एडी। 1792 एडी में ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम में। उसके एवज में क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार का एंड हो जाता है। देन वी विल discuss about the fourth Anglo Mysore War. There are lots of text mistakes, sorry for that. फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर होती है उसका पीरियड रहता है 1799 एडी से लेकर 1799 एडी का ही पीरियड रहता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का। और इस वॉर के दौरान जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान पे इस वॉर में अटैक करता है क्योंकि वो अपनी टेरिटरी तो पहले ही हार गया होता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच में कहा जाता है कि बहुत डेंजरस युद्ध होता है जिसके चलते टीपू सुल्तान की लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों मौत हो जाती है। और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द ओनली रूलर जिसने कि वॉर के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक पावर की कितनी ज़रूरत है और मिलिट्री स्ट्रेंथ की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है वॉर के दौरान, तो उसकी इम्पोर्टेंस को सबसे पहले टीपू सुल्तान ने समझा। सो अब हम देखेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, जहाँ पे असली मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इंडियन का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो मेनली
जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर के या एचपीएससी शिमला के एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन फ्रीडम है वो 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट होता है। यदि मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक्स है वो फ्रीडम स्ट्रगल 1847 की रिवोल्ट से ही स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द 1857 रिवोल्ट। तो 1857 में जो फ्रीडम के लिए क्रांति होती है उसके मेनली 4 काउजेस होते हैं: पॉलिटिकल काउज, इकोनॉमिक्स काउज, सोशियो रिलीजियस काउजेस एंड द मिलिट्री काउज। तो इन काउजेस के बारे में पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस 1857 रिवोल्ट। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल काउजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल काउजेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि जो नाना साहिब होते हैं जो कि मराठास की तरफ से लास्ट रूलर होते हैं, जो कि जिनका जो एक अल्टरनेट नेम है वो धोंधू पंथ भी बोला जाता है उनको। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि धोंधू पंथ किसका नाम था। नाना साहिब का नाम धोंधू पंथ था। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्होंने पहले स्टार्टिंग में ये वादा किया होता है मराठास के साथ कि इनको पेंशन टाइम टाइम पे मिलती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद नाना साहिब की पेंशन को ब्रिटिशर्स के द्वारा बंद कर दिया जाता है। ये बोल के अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो तात्या टोपे हैं वो बाजीराव टू के खुद के बेटे नहीं होते हैं, वो अडॉप्टेड सन थे। तो अडॉप्टेड सन होने के कारण तात्या टोपे जो नाना साहिब होते हैं, सॉरी धोंधू पंथ जो होते हैं, उनकी जो होती है पेंशन को बंद कर दिया जाता है। तो इससे वो भड़क जाते हैं और जो कानपुर के नाना साहिब होते हैं और तात्या टोपे जो उनके गवर्नर होते हैं वो दोनों मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं इन 1857 AD। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अवध का एक राज्य होता है वो 1856 में ब्रिटिशर्स में बिना किसी कारण के ही मिला लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, ये बोल के कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढीली है। तो ये कोई काउज नहीं होता है। ब्रिटिशर्स फोर्सफुली अवध के राज्य को 1856 AD में अपने टेरिटोरी में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट जो काउज रहता है वो रहता है झांसी और सतारा और भी बहुत से राज्य होते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते जो है वो मर्ज कर लिए जाते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज नथिंग बट इट्स अ पॉलिसी स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर कि जिस राज्य में किसी राजा या रानी का जो अपना खुद की औलाद नहीं होती या उन्होंने किसी और की औलाद अडॉप्ट की होती है तो वो राज्य जो होगा वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। तो राज्य को चलाने के लिए खुद की संतान होना उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर ने मैंडेटरी कर दिया था। तो इसी के चलते जो है वो जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा होता है ये भी उनका अडॉप्टेड सन होता है। तो झांसी पे जो होते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के लोग जो है आक्रमण कर देते हैं और रानी झांसी और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में 1857 में बहुत 4 जून 1857 को बहुत भयंकर लड़ाई होती है और उसके बारे में आई होप you know very well. So let's move. उसके बाद हम इकोनॉमिक्स काउजेस के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक्स काउजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ब्रिटिश एम्पायर होते हैं वो टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो इंडियंस होते हैं उन पर हैवी टैक्सेस को लगाया जाता है और जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको उनकी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनको लिया नहीं जाता है, उन पर टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, उनके प्राइसेस को बहुत हाई रखा जाता है, बहुत उनको उनको मतलब एक तरीके से जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉयकॉट कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। तो इससे भी लोग भड़क जाते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं।
अब हम देखेंगे कुछ सोशियो रिलीजियस काउस। सोशियो रिलीजियस काउसेस से मतलब है कि जो कि धार्मिक प्रथाएं होती हैं, जो कि कुछ ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव इंडियन पीपल्स की सोच होती है, जो कि पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सती प्रथा को ब्रिटिशर्स एंड कर देते हैं। सती प्रथा 1829 एडी में ब्रिटिश जो होते हैं वो एंड कर देते हैं। सती प्रथा में जो होती थी, वो जो वाइफ होती थी, अगर उसका हस्बैंड, उसकी डेथ हो जाती थी, तो वाइफ को उसी की चिता में जलकर जिंदा ही मर जाना होता था। तो एक पॉइंट से देखा जाए तो इट वॉज ए गुड दैट ब्रिटिश एम्पायर हैज स्टॉप दिस प्रथा, बट जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, पुराने ज़माने के लोग होते हैं, ये इस चीज़ से वो भड़क जाते हैं और वो 1857 की रिवोल्ट में अंग्रेजों के विरुद्ध कूद पड़ते हैं। इसी तरह जो विडो रीमैरिज होती है, उसको 1856 एडी में उसमें लागू कर दिया जाता है कि जो विधवाएं होती हैं वो अपनी फिर से मैरिज कर सकती हैं। तो इससे भी लोग भड़क जाते हैं, और ये इन दोनों चीज़ों से जो होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट पहुंचता है, और वो 1857 की रिवोल्ट में अंग्रेजों के लिए भड़क जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे लास्ट काउस जो था मिलिट्री काउस। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट काउस। मिलिट्री काउस के रिगार्डिंग देखें तो जो ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, मंगल पांडे की है। तो मिलिट्री काउस में क्या होता है कि जो एनफील्ड ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जो एम्यूनिशन और जो राइफल्स का प्रयोग होता है, जिसका नाम एनफील्ड राइफल्स उस टाइम में, और उसके दौरान क्या होता है कि जो उनकी जो कार्ट्रिज होती है, जो एम्यूनिशन होता है इन राइफल्स का, वो कहा जाता था कि वो जो वो कारतूस जो होते थे वो गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए होते थे। और बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो हिंदू मुस्लिम में एक तरह से उनमें दरार डालने के लिए ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इन कार्ट्रिजेस में गाय और सुअर का जो मांस होता है उनको भरते हैं। और गाय जो होती है वो एक सेक्युलर सेक्युलर होती है हिंदुओं के लिए, सेम एज जो सुअर होता है वो मुस्लिम्स के लिए पूजनीय होता है। जस्ट लाइक वी हैव जो गौ माता होती है वो हिंदुओं के लिए सेक्युलर एक तरह से जीव होता है, और काव जो होता है वो मुस्लिम के लिए मुस्लिम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो दरार डालने के लिए इन दोनों का जो मांस होता है वो इन कार्ट्रिजेस में भरते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिलिट्री के लोग भड़क जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, दैट वाज इन कलकत्ता, तो वहाँ पे जो मंगल पांडे होते हैं, जो कि 34 इन्फेंट्री होती है ब्रिटिश एम्पायर की, उनके सैनिक होते हैं, वो भड़क जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, ह्यूज सन और बॉग, उनको उनकी हत्या कर देते हैं गोली मारकर। तो इसके एवज में क्या आता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इंडियन सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि मंगल पांडे को कैद कर लिया जाए। शुरू में तो जो सोल्जर्स होते हैं वो मंगल पांडे को कैद करने से मना कर देते हैं, लेकिन फोर्सफुली उनको मंगल पांडे को कैद करना पड़ता है, और ब्रिटिश एम्पायर जो है वो मंगल पांडे को फांसी पे लटका देता है। तो इस तरह जो होता है वो मंगल पांडे की डेथ हो जाती है। बट आफ्टर दिस डेथ, इनकी डेथ एक तरह से वेस्ट नहीं जाती है। असली म्यूटनी स्टार्ट होती है 10th मई में। इसी के इफेक्ट में जो 10th मई में मेरठ में क्या होता है कि सिपाही, वहाँ की इन्फेंट्री के जो सिपाही होते हैं, मंगल पांडे को देखते हुए वो भी एनफील्ड राइफल्स को यूज करने से मना कर देते हैं, और इस स्लोगन के साथ कि मारो फिरंगियों को, वहाँ पे रिबिलियन एक तरह से रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं 10th मई 1857 को, और वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ से भाग के सभी ब्रिटिशर्स के जो घर होते हैं उनको जला देते हैं, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं, और भाग के वो 11 मई को दिल्ली आ जाते हैं। और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं कि जो 82 ईयर ओल्ड बहादुर शाह जफर थे, तो मैंने आपको बहादुर शाह जफर के बारे में लास्ट लेक्चर में भी बताया था दैट ही वाज द लास्ट मुगल रूलर दैट, जो कि
1858 से लेकर 1862 तक राज्य करते हैं, तो वो उनको अपना लीडर बना देते हैं। हालांकि 82 ईयर के बहादुर शाह जफर बहुत कमज़ोर होते हैं हेल्थ वाइज, लेकिन जो उनके जनरल होते हैं भक्त खां, वो उसके उनके अंडर में बहादुर शाह जफर जो है उनको वो इंडिया का लीडर घोषित कर देते हैं, सारे के सारे सोल्जर्स। तो ये था मिलिट्री काउज। अब हम देखेंगे कि जो मेन मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट्स के वो कौन कौन से थे। दिल्ली में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 मई 1857 को वो बहादुर शाह जफर को जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उनको इंडिया का लीडर घोषित कर देते हैं, और उनके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं भक्त खां। और ये जो रिवोल्ट है ये जॉन निकोलसन ब्रिटिशर्स एम्पायर की तरफ से दबा दिया जाता है, जो कि ऑफिसर होता है ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। सिमिलरली कानपुर में 4 जून 1857 को नाना साहिब की लीडरशिप में रिवोल्ट होता है, जिसे कि कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाता है। और जो तांत्या टोपे होते हैं, नाना साहिब के जो कमांडिंग जनरल होते हैं, उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और जो नाना साहिब होते हैं वो भाग जाते हैं, वहां से एस्केप कर जाते हैं। भक्त खां को भी मार दिया जाता है। उसके बाद लखनऊ में भी 4 जून 1857 को एक ही डेट पे जो बेगम हजरत महल होती हैं उनकी लीडरशिप में रिवोल्ट होता है, जिसे कि अगेन कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाता है। सिमिलरली जो झांसी झांसी के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। तो 4 जून 1857 को जो है रानी झांसी रिवोल्ट करती हैं, अपने रानी झांसी लक्ष्मीबाई, और जिनका तीसरा नाम मनु भी था, तो उनकी भी मौत हो जाती है। और इस जो लड़ाई होती है ये ह्यूज रोज के साथ होती है झांसी की। तो ह्यूज रोज जो है वो रानी झांसी के बारे में लिखते हैं कि शी वॉज द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द 1857 बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर। रानी झांसी के बारे में ह्यूज रोज ने पूरा एक स्टेटमेंट दी है कि वो रानी झांसी ही थी जो कि पूरे रिवोल्ट में इकलौता मर्द थी। तो रानी झांसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी तरह इलाहाबाद में 5 जून 1857 को लियाकत अली की लीडरशिप में रिवोल्ट होता है, जो कि कर्नल नील के द्वारा सप्रेस किया जाता है। और जगदीशपुर, जो कि आज का बिहार है, वहाँ पे अगस्त 1857 में रिवोल्ट होता है, एक राजा कुंवर सिंह और अमर सिंह की लीडरशिप में। वहाँ पे विलियम टेलर एंड द विंसेंट आयर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो इस को दबा देते हैं रिवोल्ट को। तो ये थे कुछ मेन सेंटर जो कि 1857 के रिवोल्ट से जुड़े हुए थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो 1857 की रिवोल्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिश एम्पायर पे। तो ब्रिटिश एम्पायर को 1857 की रिवोल्ट से कुछ सीखें मिलती हैं, और ये सीखें क्या थी कि ब्रिटिश एम्पायर्स के लोग इस रिवोल्ट से बहुत चौकन्ने हो जाते हैं कि अगर ऐसे रिवोल्ट इन फ्यूचर आते रहे तो इस तरह से तो ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बट लकीली जो 1857 एडी का रिवोल्ट होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि सभी के डिफरेंट डिफरेंट काउज होते हैं, तो वो फेल कर जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इसके रिजल्ट को देखते हुए क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर देती है, और उसका सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से ही गवर्नर ये पोस्ट आई है। हम पॉलिटी लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, तो जो गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है उसको रिप्लेस करके नई पोस्ट बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है वाइस राय।
तो इसके बाद जितने भी पोस्ट आती हैं वो वाइसराय ऑफ इंडिया की आती हैं। और जो उनके सोल्जर्स होते हैं, जैसे मंगल पांडे की म्यूटनी को देखते हुए उनके जो सोल्जर्स होते हैं उसमें वाइट सोल्जर्स की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। और जो अंग्रेजों और डिवाइडेड रूल पॉलिसी के बारे में, फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में तो सबको पता ही है, तो वो इस नीति को अपनाते हैं। और जितने भी वो एक्सपेंसेस होते हैं ब्रिटिश एम्पायर के, वो इंडियन रेवेन्यू जो होता है वहाँ से किए जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मतलब आप बोल सकते हो कि 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स थोड़े से डर जाते हैं, इसीलिए 1857 को फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ द फ्रीडम कहा जाता है। क्योंकि अगर 1857 की रिवोल्ट में जितने भी लोग थे, अगर उनका मोटिव एक रहा होता फ्रीडम को दोनों, और सभी की कॉन्ग्रीगेशन एक प्लेस पे किसी अच्छी लीडरशिप के हाथों में हुई होती, तो 1857 के रिवोल्ट का जो रिजल्ट होता, दैट विल बी सो मच प्रोडक्टिव। इतना प्रोडक्टिव होता कि 1857 के कुछ सालों के बाद ही हमें आज़ादी मिल गई होती। लेकिन क्योंकि उनका सभी का और काउज अलग था, कोई अपने इकोनॉमिक काउजेस के लिए, कोई मिलिट्री काउजेस के लिए, कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था, इसलिए एकता की कमी के कारण 1857 का रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है। लोगों में जोश तो काफ़ी रहता है और बहुत जोरों शोरों से भी वो लड़ते भी हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते जो होता है 1857 का रिवोल्ट जो होता है वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। So let's move to the next one. तो 1857 रिवोल्ट के लिए कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो लेट्स टेक अ लुक ऑन देम। फर्स्ट बुक का नेम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। काउज ऑफ इंडियन रिवोल्ट ये लिखी गई है सैयद अहमद खान के द्वारा। इंडिया वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ये लिखी गई है वी डी सावरकर के द्वारा। द स्पाई म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ द 1857 ये लिखी गई है आर सी मजूमदार के द्वारा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो 1857 एडी की रिवोल्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेइंग्स कही गई हैं इम्पोर्टेंट नोन पर्सनैलिटीज़ के द्वारा। तो उनसे हम एक बार उनको देखते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हैं वी डी सरवाकर। वी डी सरवाकर के द्वारा कहा जाता है कि द रिवोल्ट ऑफ द 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो 1857 का रिवोल्ट था वो फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए। इसी तरह आर सी मजूमदार बोलते हैं कि द सो कॉल्ड नेशनल वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनली वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। आर सी मजूमदार बोलते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से रेबिलियस वॉर होती है। लोग अपना बदला लेने के लिए उस वॉर में उतरते हैं। दूसरा है जॉन सिले। तो जॉन सिले के कहते हैं कि इट वॉज होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश बाई मिटनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड पॉपुलर सपोर्ट। आई होप आप इस लाइन को समझ गए होंगे। उसके बाद एसन सेन। एसन सेन बोलते हैं कि बट बिगिन अ फाइट फॉर रिलीजन, की जो सोशल रिलीजन की वजह से वॉर स्टार्ट होती है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बदल जाती है। दैट वाज कॉल्ड बाय एसन सेन। लेट्स मूव। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न 1857 रिवोल्ट एंड मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट द important moments of the freedoms and important leaders, that is from इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स टू एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे गांधीयन एरा के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इसी तरह से कैसे कैसे हमको आज़ादी मिली थी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक
माय वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड अगर आपको मेरे पॉलिटी लेक्चर्स और अदर हिस्ट्री लेक्चर्स, इंग्लिश लेक्चर्स और जियोग्राफी लेक्चर्स को भी देखना है देन आई विल गिव यू माय लिंक ऑन द आई बटन। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम।